नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सबको आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। 2022 समाप्ति की ओर जा रहा है और 2023 आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस 2023 में आप सबका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सभी फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे। सभी बीमारियों से, सभी चिंताओं से, सभी दुख से, दर्द से, तकलीफ से मुक्ति मिलेगी आपको और आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कामना करता हूं कि मेरे जो भी फेसबुक पे परिवार है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी परिवार है, सभी मेरे देशवासी सुखी रहें, संपन्न रहें, फिट रहें और हिट रहें। हिट भी रहना जरूरी है, कामयाब रहना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में सुख तभी मिलेगा जब आप कामयाब होंगे और कामयाब बंदों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और दूसरा कोट मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही मशहूर कोट है जो सभी पे अप्लाई होता है, सभी की जिंदगी में उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, किसान हो, कुछ भी काम आप करते हैं, गरीब है, अमीर है, क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी के इलाज से बेहतर है कि उसको बचाव किया जाए ताकि आपको वो बीमारी जीवन में कभी ना हो। दोस्तों, तो आपको बचाव करना है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि आपकी एक ऐसी अवस्था हो जाती है जिसमें जो आपके शोल्डर है, अर्थात जो कांधे हैं, दाहिना हो या बायां कांधा हो, दाहिना कांधा या बायां कांधा, उनमें से कोई एक इस तरीके से स्टिफ हो जाता है कि उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है, जकड़ा जाता है, जकड़ाहट आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो कांधे में बहुत ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, दूसरा उसकी जो मूवमेंट होती है, जो घूमना है फ्रीली, वो नहीं घूम पाता, या तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है या फिर मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इस प्रकार की बीमारी जो दोस्तों होती है उसे फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर में जो कारण है फ्रोजन शोल्डर का, उसके कई सारे कारण हैं। तो चलिए आप हम बात करते हैं कि पहले फ्रोजन शोल्डर का होता क्या, उसकी एक डेफिनेशन सी बात करते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर वो बीमारी है जिसमें आपके कांधे में दर्द रहता है, सूजन आ सकती है और आपके कांधे घुमाने में आपको काफी तकलीफ होती है। इस तरीके की फ्रोजन शोल्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ शोल्डर। मतलब कि जो फ्रोजन शोल्डर है वो कांधे में ही होता है, वो दाहिना या बायां कांधा हो सकता है। उसमें आपको पेन होती है अर्थात दर्द होता है, स्वेलिंग होती है अर्थात आपको सूजन आता है, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का है कि जो उसका मूवमेंट है, जो चाल है, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं आप कांधे के ज्वाइंट को, क्योंकि एक मूवेबल ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप ज्वाइंट है। पर वो जब आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो आप घुमा नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, अब एक फैक्ट बताना चाहता हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जो फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग डायबिटिक होते हैं। तो डायबिटीज का होना, अगर आप किसी प्रकार से शुगर की बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको शुगर कम है, ज्यादा है, लंबा है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर का रिस्क रहता है। या यूं कहें कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब दूसरे कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला कारण मैंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर होने का सबसे पहला कारण जो है वो है डायबिटीज का होना, डायबिटीज की हिस्ट्री का होना, फैमिली हिस्ट्री का होना। दूसरा कारण है एक्सीडेंट, अगर किसी दुर्घटना में इंजरी के कारण भी लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो दुर्घटना के कारण इंजरी होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर दोस्तों हो सकता है। तीसरा कारण जब हम बताने जा रहे हैं, वो तीसरा कारण है पोस्ट ऑपरेटिव कारण। अगर किसी के कांधे का, शोल्डर का सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी लंबे वक्त तक प्लास्टर बना रहता है और उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसके हाथ को हिलाने से मना किया जाता है। तो लंबे इस समय में इस प्रकार से रहने के कारण लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। पहला है डायबिटीज का होना, शुगर की बीमारी से अगर है लोगों को तो धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। दूसरा आपको बताया पोस्ट ऑपरेटिव रीजन है, अगर किसी का ऑपरेशन पहले से हो रखा है और लंबे समय से इमोबिलाइजेशन कर दिया गया, अर्थात प्लास्टर चढ़ा दिया गया, हाथ पैर को नहीं हिलाया जा रहा, खास करके शोल्डर्स की बात कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर के टॉपिक में शोल्डर्स को नहीं हिलाया जा रहा, तो उससे भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और उसके साथ साथ में डायबिटीज का तो रिस्क है ही है। तो इंजुरी, ऑपरेशन, डायबिटीज, लंबे समय तक उस हिस्से का ना हिलना, ये सभी फ्रोजन शोल्डर के कारण है। ठंड में इस प्रकार के दर्द का बढ़ना एक बहुत कॉमन है। कोल्ड है
और वेदर जो है ज़्यादा कोल्ड है, आइसी है, तो उससे भी फ्रोजन शोल्डर का दर्द और तकलीफ बढ़ सकती है। हाई ब्लड शुगर होने पे इसकी समस्या एकदम से सडन बढ़ सकती है। ये अमूमन धीरे धीरे शुरू होता है और एक दिन एकदम से फिर तेज हो जाता है। जब मरीज को दर्द, सूजन और उसकी बाजू हिलती नहीं है या हिलती है तो बहुत कम हिलती है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। कैप्सुलाइटिस कैप्सूल्स जो होते हैं शोल्डर के अंदर वो जुड़ जाते हैं, एडिशन हो जाता है शुगर की वजह से और इंजुरी की वजह से, चोट लगने से, ऑपरेशन के कारण या लंबे समय तक अगर प्लास्टर चढ़ा रहे इस कारण से, तो इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। या फिर आम भाषा या मेडिकल लैंग्वेज में भी हम इसे मोस्टली फ्रोजन शोल्डर ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लक्षणों के बारे में, क्लिनिकल फीचर के बारे में, क्या होता है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर जिनको होता है उनकी दाहिनी या बाएं दो किसी भी शोल्डर में हो सकता है, उनको सबसे ज्यादा शोल्डर में पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। उनके अपर आर्म में दर्द होता है, ह्यूमरस में पेन रहती है। कहने का मतलब इस शोल्डर पे और साथ में बाजुओं में मरीज के दर्द रहता है। यह पहला क्लिनिकल फीचर है। दूसरा है स्टिफनेस, उसको जकड़ाहट रहती है, उसके शोल्डर में जकड़न सी रहती है। मरीज को लगता है कि मैं अपने शोल्डर्स को अच्छे से हिला नहीं पा रहा या घुमा नहीं पा रहा। उसके बाद तीसरा लक्षण है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जो उसकी मूवमेंट है, जैसे चारों तरफ हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं अपने शोल्डर्स को, पर अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है तो अपनी बाजू को घुमा नहीं पाता। अगर घुमा पाता है तो बहुत कम, उसकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि प्रतिबंधित हो जाती है, बहुत ज्यादा घुमा नहीं सकता। तो ये भी फ्रोजन शोल्डर का ही दोस्तों एक लक्षण है। एक और लक्षण है, उसमें सूजन आ जाती है, बाजू में, कंधे में सूजन रहता है। टेटनस मतलब दबाया जाए अगर उस हिस्से को तो मरीज को काफी पीड़ा या दर्द की अनुभूति होती है। ऐसे मरीज अगर कांधा जिस कांधे में भी उनको फ्रोजन शोल्डर होता है उस तरफ अगर सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती और दर्द काफी गंभीर हो जाती है, पीड़ा काफी गंभीर हो जाती है। मरीज को रात भर नींद नहीं आती। फ्रोजन शोल्डर के मरीजों में जब दर्द रात में बढ़ता है तो उन्हें पीड़ा की वजह से नींद में डिस्टर्बेंस या आप बोले स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सारे लक्षण दोस्तों फ्रोजन शोल्डर के हैं। फ्रोजन शोल्डर का जो ऑनसेट है या शुरुआत है मोस्टली लोगों में धीरे धीरे होती है और एकदम से तेज हो जाता है, पर कभी कभी एकदम से 1-2 दिनों में ही शुगर के ज्यादा बढ़ने की वजह से या किसी इंजुरी की वजह से, कोई दुर्घटना होने की वजह से, ऑपरेशन का प्लास्टर निकालने के बाद फ्रोजन शोल्डर का जो अटैक है वो अचानक से सडन हो सकता है। सर्दियों के मौसम में फ्रोजन शोल्डर का अटैक ज्यादा होगा। ब्लड शुगर अगर शरीर में बढ़ा होगा तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है फ्रोजन शोल्डर पे और आपके जो शोल्डर है वो जाम पड़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर इस क्लिनिकल फीचर के साथ अगर मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास या फिर जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं तो उन क्या एडवाइस करते हैं। तो हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेडिकली कैसे मैनेज करना है फ्रोजन शोल्डर को। तो दोस्तों, पहला है कि डायग्नोज बनाना ये फ्रोजन शोल्डर है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाने बहुत ही जरूरी है। पहला है कि अगर नॉर्मल सा एक शोल्डर का एक्सरे करा लिया जाए तो उससे काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई चोट है, इंजुरी है या रीजन क्या है। दूसरा है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कराया जाता है, आपकी शुगर की जांच करवाई जाती है। जरूरत पड़ने पे HbA1c भी एक शुगर का टेस्ट है जिसे कराना बहुत जरूरी है। 3 महीने की शुगर का एक रेशियो बताता है जिससे डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या फिर पेशेंट नॉन डायबिटिक है। डायबिटिक लोगों को फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उनको सबसे ज्यादा खतरा है फ्रोजन शोल्डर होने का। इसलिए डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए पता करने के लिए उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी, रैंडम ब्लड शुगर और साथ में HbA1c कराना जरूरी है। साथ में मरीज का सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया ये भी कराया जाता है। तो उसके साथ में मरीज का RFT करा लेना, सी रिएक्टिव प्रोटीन करा लेना, ESR करा लेना, ये सारे साथ में टेस्ट कराए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही पता लगता है कि मरीज को फ्रोजन शोल्डर है, वो डायबिटीज है या कोई हिस्ट्री देता है मरीज
कि उसको चोट लगी थी 2 साल पहले, 4 साल पहले, या फिर फ्रेश इंजरी है, या फिर उसकी शोल्डर का कोई ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से प्लास्टर चढ़ाया गया था, तो ये सारे कारण फ्रोजन शोल्डर के हो सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर का पहला मैनेजमेंट इस प्रकार से कि अगर फ्रोजन शोल्डर है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पेन बहुत माइल्ड है, तो पेशेंट को नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है। नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में हम निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, एसिलोफेनिक, डिक्लोफेनिक, नेप्रोक्सिन ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत पड़ने पे हम आइब्रोफिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हिस्ट्री ये डॉक्टर पर्टिकुलर दवाई का इस्तेमाल करते हैं। साथ में कभी कभी कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक मशहूर दवा है जीरोडोल एसपी, जिसमें हम जीरोडोल एसपी में हम पैरासीटामोल, एसिलोफेनिक और सैरिपेप्टाइडेज का इस्तेमाल करते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। साथ में जरूरत पड़ने पे काइमोरल टैबलेट, काइमोरल फोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके का एंजाइम है जो इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करने में, कम करने में मदद करता है। तो पहली दवा मैंने बताई दोस्तों, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो है काइमोरल फोर्ट, काइमोरल प्लस, कुछ इस तरीके की दवा है जो एक तरीके का एंजाइम होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। सूजन को कम करने के लिए इस दवा की मदद डॉक्टर्स लेते हैं। इसके बाद में अगर इससे भी मरीज को आराम नहीं आता, माइल्ड से मॉडरेट की अवस्था में नहीं, पेशेंट को काफी तकलीफ है, तो दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम की दवा आती है जो इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन भी मरीज को इंजेक्ट किया जाता है, पर वो श्योर करना होता है कि किसी तरीके से पेशेंट की जो शुगर है उसको पहले कंट्रोल करके ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं तो इस इंजेक्शन का दुष्परिणाम भी मरीज को झेलना पड़ सकता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी फ्रोजन शोल्डर में किया जाता है, पर उसके लिए मरीज के डायबिटीज को साथ साथ में मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मरीज किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो तब भी वो सबसे पहला काम उनकी शुगर का जांच करवाते हैं और साथ में अन्य टेस्ट करवाते हैं। शुगर को मैनेज करने के बाद ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे प्रिलिमिनरी क्या बात है। अगर कोई मरीज सिंपल है, शुरू में ही उसको मतलब कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या शुरू हुई है, तो सबसे पहले तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप की कोई एक दवा दी जाती है। साथ में मरीज को एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है, स्पेशली अगर फिजियोथेरेपी, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है जिसमें वो फॉर्मेंटेशन और अन्य एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो मरीज के फ्रोजन शोल्डर को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है या फिर उसे रिवर्स किया जा सकता है। पर उसके लिए कभी कभी 6 से 9 महीने तक का वक्त मरीज को लग सकता है और कभी कभी मरीज को जल्दी आराम आ सकता है। ये मरीज की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, मरीज किस तरीके से एक्सरसाइज करता है और किस तरीके से डाइट का इस्तेमाल करता है। मैंने बार बार दोस्तों डाइट पे जोर दिया। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो आपको अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी डाइट से ही और दवाओं के साथ साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल है बीमारियों को प्रिवेंट करने में। डाइट से भी आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मैं ये मतलब नहीं कहता कि आप किसी डॉक्टर के पास ना जाएं। आपको कैंसर है, कोई फ्रोजन शोल्डर है, कोई टीबी हो गया, एक्यूट इमरजेंसी हो गई, पैनकेटाइटिस हो गया, सर्जिकल डिजीज है, आपको डॉक्टर के पास तो दोस्तों जाना ही है। लेकिन आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे? अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं तो आपको दवाइयां कम लगेंगी। डॉक्टर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, आपका जो डायबिटीज है या फिर आपकी जो फ्रोजन शोल्डर है, आप आम लोगों की अपेक्षा बहुत जल्दी ठीक हो रही है, कंट्रोल में आ रही है। या फिर डॉक्टर भी ये बोल सकते हैं कि आपकी फ्रोजन शोल्डर 6 महीने से पहले या 2 महीने 4 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो दोस्तों डाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना ही होगा, चाहे दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में भी, सबसे बड़े डॉक्टर से भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कुछ नहीं होगा अगर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया। सारी जिंदगी आप दवाइयों पे रह जाएंगे दोस्तों। दवाई की मात्रा बढ़ती जाएगी। पहले ओरल मेडिसिन दिया जाएगा, बाद में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, तब भी कंट्रोल नहीं होगा, तो बीच बीच में आप एडमिट होते रहेंगे। अगर इस प्रकार से आप बचना चाहते हैं तो आपको डाइट का इस्तेमाल करना होगा। क्या डाइट खाना है जिससे आप ठीक रहेंगे, तो इसको मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ वीडियो, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई खर्चा नहीं है। नॉर्मल से फल, हरी सब्जियां, सीजनल सब्जियों से भी गरीब आदमी
अपना इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। डाइट क्या खाना है, क्या लेना है, सब पे मैंने वीडियो बनाई है। आप लोग देखेंगे नहीं जब तक आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। आपको ये ना बता दे डॉक्टर कि आपको शुगर होगी, अब ठीक नहीं होगा, पूरे जीवन आपको दवाई चलेगी। आपको कैंसर हो गया है, अब नहीं ठीक होगा, अब आपको थायराइड हो गया है, सारी जिंदगी आपको दवा खाना है। तो इस प्रकार की चीजें आप खाएंगे, करेंगे, रोएंगे, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम बच जाएं, रिवर्स करें। आप गाने सुनेंगे, नया साल आ गया है, नाचेंगे, और जैसे ही अगर नाचते वक्त कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आपको कोई नहीं गाने वाला, नाचने वाला याद आएगा, डॉक्टर याद आएंगे। और सबसे बड़ा डॉक्टर क्या है? सबसे बड़ा डॉक्टर आपका क्या है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है, वो सेल्फ डॉक्टर है। आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिकल नॉलेज रखिए। चाहे आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो आपके साथ कोई दूसरा डॉक्टर भी गलत नहीं कर पाएगा। आप मेडिकल नॉलेज रखिए कि आपको क्या अच्छा है, क्या बुरा है। डाइट जो है 70 to 80% कैंसर होने का जो कारण है वो डाइट है दोस्तों। डाइट हम गलत इस्तेमाल करते हैं, बाद में रोते हैं और अंत में हम मर जाते हैं रो रो के। कीमोथेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी चलती है, घर लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं इतना ही बस पता डराना नहीं चाहता आपको, प्रिवेंशन पे मेरा जोर है। आपको क्यों हो कैंसर, आपको क्यों हो डायबिटीज, आपको क्यों हो हाइपरटेंशन, आपको हार्ट रोग क्यों हो? मैं नहीं चाहता मेरे किसी मरीज को हार्ट अटैक हो, किसी को कैंसर हो, किसी को टीबी हो। जो मरीज मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी को हेल्दी बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी, और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। आप डाइट को फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, 5000 स्टेप्स रोज पैदल चलिए, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। दोस्तों, इस तरीके से मैंने फ्रोजन शोल्डर के टॉपिक को बताया है। फ्रोजन शोल्डर के टॉपिक का अब मैं आयुर्वेदिक हिस्सा बताने जा रहा हूं कि एलोपैथी में मैंने बताया कि आपको एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई दी जाती है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम की दवा आती है, उसका इस्तेमाल, साथ में आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, और इसका वक्त 6 से 8 महीने या कई बार 9 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। भारत की विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। जब कोई एलोपैथी नहीं होती थी, कोई चिकित्सा नहीं होती थी, तब आयुर्वेद होता था। भारत में आयुर्वेद से ही चिकित्सा की जाती थी। तब तो लोगों को गंभीर बीमारियां बहुत कम होती थी, टीबी नहीं होता था, कैंसर नहीं होता था, डायबिटीज नहीं होती है। आजकल हर दूसरे को डायबिटीज है, फ्रोजन शोल्डर भी उसका एक कारण है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से आयुर्वेदिक डाइट लें, आयुर्वेदिक मेडिसिन लें कि हम ठीक हों। देखिए, मैं इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिस में विश्वास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एलोपैथी के साथ साथ में आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, इस प्रकार की पैथी का भी इस्तेमाल मरीजों की भलाई के लिए किया जाए। जरूरी नहीं कि हम महंगी दवाइयां लेंगे तभी ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छी डाइट लेके बीमारियों को रोक लें। क्यों बड़े हॉस्पिटल में मरना चाहते हैं? क्यों महंगे हॉस्पिटल में, फोर्टिस में, मैक्स में जाके मरना चाहते हैं? इससे अच्छा नहीं कि आप हेल्थ रहें। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करते हैं। एक डॉक्टर सियोल का आता है वीडियो, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। वो MBBS MD मेडिसिन है, और वो एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हेल्दी रहना सिखाते हैं। वो कैसे बिना तेल के, बिना फ्राइड चीजों का जीवन गुजार सकते हैं और खाना खाया जा सकता है, कैसे बड़े बड़े टेस्ट से बचा जा सकता है, कैसे जीवन में सफलता पानी है और बीमारियों को रोकना है। वो एक MBBS MD होते हुए भी आयुर्वेदिक ड्रग्स पे बात करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जैसे मैं भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बात करता हूँ। दवाई कोई भी बुरी नहीं है, एलोपैथी भी बुरा नहीं है, आयुर्वेद भी बुरा नहीं है, होम्योपैथी भी बुरा नहीं है, सिद्धा भी बुरा नहीं है। कोई भी पैथी अगर मरीज को आराम पहुंचाने की क्षमता रखता है तो वो मरीज के लिए सबसे बेहतर पैथी है, और उसी में उसका इलाज होना चाहिए। और एक दोस्तों बताऊंगा, कोई भी पैथी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सब में कमियां हैं और सबको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। और हम सब एक संकल्प ले कि अपने इलाज को हम इलाज सब समझेंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हर प्रकार की बीमारी होने से पहले बचाना बुद्धिमानी है, ना कि जब आग लग जाए तब बुझाने जाएंगे दोस्तों। तो टैंकर की जरूरत पड़ेगी, बहुत एक बाल्टी पानी से आग को नहीं बुझाया जा सकता।
परंतु आग जैसे ही पकड़ी तो एक बाल्टी क्या, सिर्फ आप एक लोटा, एक गरवी पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार से प्रिवेंशन करना बेहतर है क्योर करने से। पर हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको कैंसर, डायबिटीज, टीबी, थायराइड जैसी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तब भी आप आयुर्वेदा का साथ ले सकते हैं, होम्योपैथी का साथ ले सकते हैं, सिद्धा का भी साथ ले सकते हैं। पर मैं डिनाई नहीं करता, आप मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी का भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे, इमरजेंसी आने पे जान बचाता है ये। तो हमें सभी पैथियों की रिस्पेक्ट करनी है और हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपने हेल्थ के लिए काम करना है। अब चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। तो पहला है पंचकर्मा। पंचकर्मा एक पद्धति है, एक विधि है दोस्तों, जिसका आयुर्वेद में इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है, जिसके लिए लकवे के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गठिया, इन सभी बीमारियों में पंचकर्मा का बहुत जबरदस्त रोल है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज, जो मॉडर्न साइंस, जिन्हें आज का साइंस ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में रखता है, ये सारी बीमारियां आयुर्वेदा के वात रोगों के अंतर्गत आती हैं। और इसका पूरा इलाज हमारे महर्षियों ने बताया हुआ है, और सटीक इलाज। और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ बस बकवास है, सुनने में होता है, होता नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप इस इलाज को करते हैं तो आपके गठिया बिल्कुल ठीक हो सकता है, आपका फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल ठीक हो सकता है, आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराने से बच सकते हैं, ज्वाइंट की सर्जरी कराने से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला है पंचकर्मा। पंचकर्मा में आप स्नेहन, स्वेदन और वर्धन, 3 प्रकार की चीजें आती हैं। स्नेहन का मतलब है किसी भी मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल को, घी को दवाइयों के साथ लगाया जाता है और उसके बाद में उसका स्वेदन किया जाता है, फर्मेंटेशन किसी मेडिकेटेड चीज के साथ में उसको गर्मी दी जाती है, पोटली बना के किया जाता है। केरला में ये पद्धति बहुत ज्यादा फेमस है और देश विदेश से लोग आकर इसकी चिकित्सा करवाते हैं। उसके बाद में मर्दन अर्थात सॉफ्ट मसाज किया जाता है। स्नेह तेल लगाया, फिर मसाज किया, स्वेदन, फिर उसको गर्मी दी। उसके बाद में वमन विरेचन, पंचकर्मा की पद्धति है बस्ती, उसके वो दिया जाता है, जिससे आपके जो अंदर जो भी पॉइजन बना हुआ, जिसकी वजह से बीमारियां होती है, सब दूर हो जाता है। तो फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करें, महानारायण तेल का इस्तेमाल करें, उसे लगाएं, सेके और साथ में एक्सरसाइज करें, मूवमेंट्स करें धीरे धीरे। जो घास काटने वाली मशीन है जो गांव में चलाई जाती है, उसको चलाएं, तो उससे आपकी एक्सरसाइज होगी और आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होने लगेगा। टैबलेट के तौर पे बात करें तो कैशोर गिगलू का इस्तेमाल किया जाता है। गुगलू का इस्तेमाल, कैशोर गिगलू का इस्तेमाल किया जाता है गर्म पानी के साथ, सुबह शाम एक एक टैबलेट के रूप में इसका इस्तेमाल किए। साथ में आपको कैल्शियम पूरा करने के लिए आपको नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम लेना है। प्रवाल पिस्टी जो है आयुर्वेदा में काफी महंगी दवा है, उसका इस्तेमाल कैल्शियम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम के लिए आप धूप से के घी का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल करें, गाय के घी का इस्तेमाल करें, इससे आपको काफी चीजें, विटामिन डी और कैल्शियम की प्राप्ति होगी। धूप सेके, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम। फ्रोजन शोल्डर में साथ साथ में आप कैशोर गुगलू के टैबलेट को एक सुबह एक शाम, साथ में अश्वगंधा कैप्सूल का एक सुबह शाम की मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ में आप दूध का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो इससे आपके फ्रोजन शोल्डर में बिल्कुल आराम आएगा। अगर आपको शुगर की समस्या साथ साथ में, तो आपको साथ में शिलाजीत लेना है। शिलाजीत गोल्ड नाम से भी कैप्सूल आते हैं, उसका इस्तेमाल एक टैबलेट का रोज दूध के साथ, गर्म दूध के साथ करिए। उसमें गर्म दूध में हल्दी के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर होगा। हल्दी का इस्तेमाल फ्रोजन शोल्डर के मरीजों को मैं बताता हूँ, उसमें करक्यूमिन होता है, तो उसका इस्तेमाल करें। करक्यूमिन नाम से टैबलेट कैप्सूल भी बाजार में उपलब्ध है। तो मैं कहता हूँ सीधी जड़ वाले कैप्सूल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। शुगर को मैनेज करिए, फ्रोजन शोल्डर मैनेज हो जाएगा। बाकी इलाज मैंने बताया, उसके अनुसार आप काम करें। अगर जरूरत पड़े तो मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 82 890 69 306। मेरा नाम है दोस्त, मेरा नंबर नोट करें दोस्तों, 82 890 69 306। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें,
कहते हैं आप दूसरों की सपोर्ट करेंगे तो भगवान आपका सपोर्ट करेगा, आप दूसरों का भला करेंगे तो भगवान 4 गुना आपका भला करे। तो पहले शुरुआत करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।